Hello viewers, if you are new to our channel, kindly subscribe to our channel and like this video and do support us. ड्रामे का आगाज़ एक लड़की से होता है जो कि काउंसलर के पास सेशन ले रही होती है। काउंसलर उससे पूछती है कि तुम रात को सोने से पहले क्या सोचती हो। लड़की जवाब देती है कि यह सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि दुनिया ख़त्म हो जाए। जिस पर काउंसलर कहती है कि क्या तुम बुरे हालात से गुजर रही हो। लड़की कहती है कि नहीं, आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि इतनी कम उम्र लड़की ये सब बातें कर रही है। जिस पर काउंसलर कहती है कि हर इंसान ज़िंदगी में ऐसी कैफियत से गुज़रता है और तुम कब सबसे ज़्यादा ऐसा महसूस करती हो। लड़की जिस पर जवाब देती है, मुझे हमेशा ऐसा ही महसूस होता है। क्या आप जानती हैं कि ज़िंदगी की पेशन गोई की जा सकती है। ज़िंदगी मुतवक्किल है। आप मेहनत से पढ़ाई करते हैं ताकि आपका एडमिशन एक अच्छी यूनिवर्सिटी में हो। फिर जब आप बड़े होते हैं तो आपको मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि आपकी शादी एक अच्छे लड़के से हो सके। और इतनी सब मेहनत हर कोई जानता है कि कैसे कामयाब हुआ जाए। ज़िंदगी में बहुत काम करना पड़ता है। अब काउंसलर इससे पूछती है कि कौन सी चीज़ तुम्हें पसंद है, कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम्हें खुशी मिलती हो, मिसाल के तौर पर। जिस पर लड़की जवाब देती है कि ये सब बातें मैंने अपने बॉस को भी बताई थी जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस पर काउंसलर कहती है, ओह अच्छा, तुम्हारे बॉस जिसका तुम अक्सर ज़िक्र करती हो, तो तुम्हारे बॉस ने तुमसे क्या कहा। जिस पर लड़की कहती है, वो कहता है बस मर जाओ। जिससे मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं एक मूडी नौजवान की तरह पेश आ रही हूँ। जिस पर काउंसलर कहती है, तो तुमने यही सोचा जब उसने तुम्हें मरने का कहा। लड़की कहती है, तो क्या काउंसलिंग ऐसी की जाती है। जिस पर काउंसलर कहती है, मतलब। लड़की कहती है, एक खुल्लम खुल्ली गुफ्तगू शराब की बजाय। ये कहते हुए लड़की वहाँ से चली जाती है। अब हमें 15 साल पहले की कहानी सुनाई जा रही है। इस स्कूल में पहला सेमेस्टर का आगाज़ होता है। पाक सी लोई जो कि सज़ा में खड़ा होता है क्योंकि वो अपने स्कूल के बाद एक्स्ट्रा आवर्स पढ़ाई के लिए नहीं लेता होता और उनके टीचर उनको काफ़ी डांट रहे होते हैं। और ये लड़की जो पाक सी लोई की क्लासमेट है, उसका इंट्रोडक्शन दे रही होती है। इसको हर रोज़ डांट पड़ती थी, लेकिन फिर भी इसने कभी स्कूल के बाद क्लासेस नहीं ली। लेकिन वो भी मजनून है। इस सब के बावजूद वो एक पाबंद तालिब इल्म था। इसका कोई दोस्त नहीं था, लेकिन हैरतकुन तौर पर वो फिर भी तन्हा महसूस नहीं होता था। ना जाने कैसे पर मुझे उस पर क्रश हो गया। फिर उसकी क्लासमेट उसके पाक सी लोई के पास जाती है और उससे पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हो रहे हो। जिस पर पाक सी लोई कहता है, जी। फिर उसकी क्लासमेट उसे पूछती है कि पुलिस यूनिवर्सिटी के लिए पेपर कल ही है ना। और वो फिर उससे एक चॉकलेट का गिफ्ट और कार्ड देती है जिस पर गुड लक लिखा हुआ होता है, लेकिन पाक सी लोई वो उसे नहीं लेता। फिर पाक सी लोई अपने अगले शहर के लिए रवाना हो जाता है जो कि पेंजिन शहर है। और वो अपनी ट्रेन के लिए जब भाग रहा होता है तो रास्ते तो भिखारी एक तालिब इल्म को पकड़ता है और वो लड़की उसे झड़क कर आगे निकल जाती है। पाक सी लोई उस आदमी को पकड़ता है और अपने ही घुटने को ज़मीन पर मारता है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो जाता है। और वो लड़खड़ाते हुए लड़की को फॉलो करता है और उसे माफ़ी मांगने का कहता है। वो उससे बोलती है कि तुम अच्छे इंसान मालूम होते हो और तुम्हें नेकियां करने का बहुत शौक़ है। फिर पुलिस कॉलेज की क्वालिफ़िकेशन एग्ज़ाम के लिए पाक से लोग लड़खड़ाते हुए ट्रैक पे भाग रहा होता है, तो उसमें से एक जज उसे नोट करता है कि वो लड़खड़ा कर चल रहा है और ये वही लड़का है जिसने अपने सारे फ़िज़िकल टेस्ट पास कर लिए हैं। और फिर पाक सी लोई के पीछे एक आहिस्ता भागने वाला लड़का आता है और वो उससे कहता है कि तुम हार मान लो, लेकिन वो हार नहीं मानता। ये सब देखकर जज उससे बहुत इम्प्रेस होता है। जोंगा फैमिली हेडक्वार्टर्स पर मिस्टर पार्क मिसेस मिन जोंग को फॉर्मली सलाम करता है, जिस पर वो उससे कहती है कि आप फॉर्मेलिटीज़ को छोड़कर मुझसे दोस्ताना अंदाज में बोलने का कहती है। फिर वो उनसे उनके और उनके बेटे का पिंजन सिटी में ट्रांसफ़र का पूछती है। पाक सी लोई जो कि प्रेसिडेंट के बेटे के साथ है और एक ही स्कूल में पढ़ने वाला था,
फिर मिंग जोंग बताती है कि वो लोग यतीम खाने से अपनी स्पॉन्सरशिप ख़त्म करने वाले हैं, जिस पर मैनेजर गुस्सा और परेशानी से कहता है कि हमारी स्पॉन्सरशिप के ही बलबूते पर ऑर्फनेज को के बच्चों को खाना मैसर होता है, और वो उससे बहस करता है, जिस पर मिंग जोंग बोलती है कि ये प्रेसिडेंट का फ़ैसला है स्पॉन्सरशिप ख़त्म करने का, जिस पर फिर मिस्टर पार्क खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। मैनेजर पार्क, जो कि पार्क सी लोई के वालिद हैं, उससे बताते हैं कि प्रेसिडेंट का बेटा भी उसी के साथ का है और उसे उससे दोस्ती बढ़ाने का कहता है, क्योंकि उनका बेटा बहुत ही सोशली ऑकवर्ड होता है और ज़्यादा सोशल नहीं होता। इसी वजह से वो उन्हें दोस्ती का कहता है, लेकिन वो उसे मना कर देते हैं। लेकिन पार्क सी लोई दोस्ती करने से मना कर देता है। फिर उसका बाप उनको पेंशन के यतीम खाने ले जाता है और वहाँ पर बच्चों को वो लोग खाना तकसीम करते हैं। उसका बाप फिर उसे ओहसू आ से मिलवाता है, वो एक दूसरे को पहचान लेते हैं। फिर वालिद साहब ओहसू आ को बताता है कि स्पॉन्सरशिप ख़त्म हो गई है और कहता है कि मैं शर्मिंदा हूँ, जिस पर ओहसू आ कहती है कि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ये कंपनी का फ़ैसला है और जाहिर है कि आपको इसकी अतात करनी है। लेकिन मिस्टर पार्क कहता है मैं तुमसे मिलने फिर भी आऊँगा और तुम्हें अपने हाथ का बना हुआ खाना भी खिलाऊँगा। फिर उसके बाद ओहसू आ पार्क सी लोई के पास जाती है, जो कि कपड़े सुखा रहा होता है, और उसे दोस्ती का इजहार करती है, और वो उसे कहती है कि तुम मिस्टर पार्क के बेटे हो, इसलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ, और मैं मिस्टर पार्क को 5 सालों से जानती हूँ, जब से वो जोंगॉक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी लोई बस स्टॉप पर जाता है और एक फासले से खड़ा होकर ओहसू आह को देख रहा होता है। वो भी बस का इंतज़ार कर रही होती है। तो अचानक सो आह के आगे एक गाड़ी आकर रुकती है और ज्यों वो उसे, जो कि प्रेसिडेंट जैंगा का बेटा है, और वो उसको राइड ऑफ़र करता है, लेकिन वो उसको मना कर देती है और बस से जाती है। सी लो ये बस के जाने का इंतज़ार करता है और दूसरी बस से जाता है। फिर जब सी लो ये अपनी क्लास में दाखिल होता है तो इसकी नज़र सो आह से मिलती है और दोनों ही अक्सर एक दूसरे से तंग नज़र आते हैं। फिर वो अपना इंट्रो देता है, जिसमें वो बताता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है। उसके बाद टीचर उसे खाली डेस्क की तरफ इशारा करके ओहसुआ के साथ बैठने का कहता है। क्लास में खामोशी होती है कि अचानक पीछे से शोर आता है। जिंगवू अपने क्लासमेट को मार रहा होता है और उसके ऊपर दूध गिराता है, तो ओहसुआ उसे खामोशी से बैठने रहने का कहती है। वो उसे ये सब नज़रअंदाज करने का कहती है, ख़ास तौर पर इसलिए क्योंकि मिस्टर पार्क जेंगा के मैनेजर हैं। लेकिन पार्क सी लोई नहीं मानता और उस बुली को रोकने की कोशिश करता है। जेंग वू को गुस्सा आता है, वो उसके मना करने के बावजूद भी नहीं रुकता और बुली जारी रहती है और बाकी क्लास खामोशी से बैठी रहती है। जब टीचर क्लास में दाखिल होता है और सबको अपनी जगह पे बैठने की तलकीन करता है, सी लोई ये टीचर की तवज्जो बुली की तरफ करवाता है, लेकिन टीचर भी नज़रअंदाज करता है। जिंग वू कहता है कि इस स्कूल का एक ही रूल है और वो रूल जैंग जिंग वू है। इस बात पर पार्क सी लोई इसको पंच करता है। मिस्टर से जैंग का इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। इनको खबर की जाती है कि उनके बेटे ने स्कूल में लड़ाई की है। फिर उनको प्रेसिडेंट के सामने पेश किया जाता है, जहां पर पार्क सिलोई को पहले से ही पनिशमेंट दे दी जाती है। मिस्टर पार्क अपने बेटे की गलती की माफ़ी मांगते हैं, जिस पर जियों वो बोलता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मिस्टर पार्क के बेटे की इतनी जुर्रत है, जिस पर प्रेसिडेंट साहब अपने बेटे को चुप कराते हैं और कहते हैं कि बड़ों की मौजूदगी में छोटे नहीं बोलते। फिर प्रेसिडेंट जैंग प्रिंसिपल साहब से पूछते हैं कि इसकी क्या सज़ा बनती है, जो कि बहुत नामुनासिब सुनाई दे रहा है। फिर प्रिंसिपल बोलता है कि इनको या तो स्कूल से एक्सपेल किया जाए और इन पर चार्जेस भी फाइज होते हैं। सी लोई बहुत शर्मिंदा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसकी डैड की जॉब चली जाती है। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तुम पर बहुत फ़ख्र करता हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं तुम्हें सिखा रहा था उस पर मैं ख़ुद अमल नहीं कर रहा था और मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी इसी तरह ही गुजारो। फिर वो उसके डैड उसको जब डिनर
और फिर उसके डैड उसको वाइन देते हैं, अल्कोहल देते हैं। तो वो कहता है कि अभी मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, लेकिन उसके डैड कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ और मैं तुम्हें दे रहा हूँ तो तुम्हें पी लेनी चाहिए। फिर वो जब उसको पीता है तो उसके डैड उससे पूछते हैं क्या इसका टेस्ट कैसा है। तो फिर सी लोई जी कहता है कि इसका टेस्ट स्वीट है, मीठा है। तो उसके डैड हंसते हैं और कहते हैं कि जानते हो तुम्हारा इसका मतलब है कि आज का दिन अच्छा गुजरा है। फिर वो ख़ुद पीते हैं और कहते हैं मेरी भी अल्कोहल का टेस्ट स्वीट है। फिर भी सी लोई रोते हुए अपने बाप से माफ़ी मांगता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि सोआ जब स्कूल से जा रही होती है तो वो नोटिस करती है जियो वोंग की नई कार को, और जियो वोंग उससे कहता है कि देखा ये अच्छी कार है ना, ये लिमिटेड एडिशन है और मैं इस पर स्पेशल लाइसेंस प्लेट मैंने लगाई है जो कि 7777 थी। और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें एक राइड ऑफ़र कर सकता हूँ, लेकिन फिर जियो वो उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्पॉन्सरशिप की वजह से मैं अपने डैड से बात इस बारे में करूँगा और उनका माइंड चेंज करने की कोशिश करूँगा। उसके जवाब में तो इस पे सोहा कहती है कि जेंगा ग्रुप के बगैर हम मर नहीं जाएंगे। फिर प्रेसिडेंट जेंग रहमदिली का दिखावा करते हुए कहता है कि मेरे मिस्टर पार्क के साथ बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, जिसकी वजह से मैं पुलिस को इस मामले में शामिल के बगैर इसको हल करना चाहता हूँ। तो वो फिर वो सीलियो को बचाने के लिए एक ऑफ़र पे करता है, जिस पे मिस्टर पार्क उसका बहुत शुक्रिया अदा करता है और वो कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि आइंदा ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। फिर प्रेसिडेंट जेंग सी लोई से कहता है कि तुम्हें अपनी गलती माननी होगी और तुम्हें घुटनों पर बैठकर मेरे बेटे से माफ़ी मांगनी होगी, यही तुम्हारा निजात का ज़रिया बनेगा। जिस पर सी लोई कहता है कि मेरे बाप ने मुझे सिखाया है कि अगर एक इंसान गलती करे तभी वो उसकी सज़ा को कबूल करे और इंसान को हमेशा यकीन के साथ जीना चाहिए। फिर सी लोई उनको सच बताता है और कहता है और उनको सारा मामला बताता है कि किस तरह उसने उनके क्लासमेट को बुली किया था और टीचर की इग्नोरेंस के बारे में भी बताता है उस बुली से रिलेटेड। फिर वो कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैंने जियो वोंग को मारा था और मैंने इसलिए मारा था क्योंकि जब मैंने उसको कहा था कि तुम बुली ना करो, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका, और यही मेरा यकीन है और मेरे वालिद ने मुझे यही सिखाया और इसी तरह ही मैं अपनी ज़िंदगी को जीने का ख्वाहिशमंद हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर पार्क सोहा को विज़िट करने जाते हैं, जहाँ पर वो पार्ट टाइम जॉब करती है और वो सोहा उनकी टर्मिनेशन के बारे में बहुत ही ज़्यादा फ़िक्रमंद होती है और वो मैनेजर पार्क से कहती है कि आपने मेरी स्कूल की फ़ी क्यों पे करी। तो उस पर उनको कहते हैं कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोहा कहती है कि मैं शायद इस एडमिशन के लिए क्वालिफाई ना हो, जिस पे मैनेजर पार्क कहता है कि मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम कर लोगे, अगर तुमने इस साल ना किया तो तुम अगले साल तो ज़रूर कर लोगी। और वो कहता है कि मुझे तुम पर बहुत फ़ख्र है और तुम एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, और वो उसकी हौसला अफजाई करता है। सोहा भी उनकी बातों से बहुत मुतासिर होती है और वो कहती है कि मैं वादा करती हूँ कि आपको मैं 3 दुगना नहीं बल्कि 3 गुना बढ़ाकर आपको ये अमाउंट पे करूँगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जेंगा हेडक्वार्टर्स पे मिसेस मीन जोंग मैनेजर पार्क के बारे में बताती हैं कि वो हमारे कितने क्लोज़ कोलीग थे, और वो प्रेसिडेंट जेंग को कन्विंस करने की कोशिश करती हैं कि इनको दोबारा नौकरी पर रख लिया जाए, और वो उनको ये भी याद दिलाती हैं कि मिस्टर पार्क कितने क्लोज़ हुआ करते थे उनके मरहूम वालिद से और प्रेसिडेंट जेंग से भी, और वो ये भी कहती हैं कि जेंगा की सक्सेस में मिस्टर पार्क का बहुत बड़ा हाथ है। फिर प्रेसिडेंट जेंग मिसेस मीन जोंग को घूरते हुए देखता है और वो कहता है कि मैनेजर पार्क ने मेरा हुक्म नहीं माना, और मैनेजर पार्क की मिसाल बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक बूढ़ा कुत्ता होता है जो कि अपने मालिक को पहचानने से इनकार करता है और वो बिल्कुल बेकार होता है। और फिर वो कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मामलात में आइंदा ना बोलो। दरअसल मीन जोंग प्रेसिडेंट जेंग की भतीजी है, भाई की बेटी है। नेक्स्ट सीन में हम ये देखते हैं कि जब सोहा अपनी बस पे चढ़ पड़ती है तो वो देखती है कि अपने वॉलेट में देखती है कि वो तो अपना कॉलेज इंटरव्यू एडमिशन टिकट
भूल चुकी है। फिर वो बस से उतर के भागना शुरू करती है तो सीरोजी उसको देखता है और उसे फॉलो करता है, उसे पूछता है तो फिर वो बताती है कि मैं अपना वॉलेट घर भूल आई हूँ। और फिर वो दो उसको कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ। फिर वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। इस तरह वो उस सोहा वक्त पर पहुँच जाती है अपने कॉलेज। और जब वो इंटरव्यू देकर वापस आती है तो सीरोजी वहीं पे खड़ा हुआ होता है। तो वो उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों खड़े हुए हो। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हारा इंटरव्यू कैसा गया। तो वो उसे कहती है कि मेरा इंटरव्यू अच्छा हो गया है। फिर उससे सीरोजी कहता है कि क्या हम अभी भी दोस्त बन सकते हैं, क्या तुम्हारी वो वाली ऑफ़र अभी भी वैलिड है। और जिस पर सोहा मुस्कुराती है और वो कहती है हाँ अभी भी वो ऑफ़र वैलिड है बड़ी। फिर उससे पूछती है कि तुम मुझसे अचानक क्यों दोस्ती करना चाहते हो। जिस पे वो कहता है कि मैं तुम्हें समझता था कि तुम बहुत ही बेरुखी इंसान हो, लेकिन मुझे अब समझ आया है कि तुम इतनी गुस्से वाली नहीं हो, बल्कि तुम ना ही मदद किसी से पसंद करती हो और ना ही किसी को मदद देती हो। फिर उससे पूछती है कि क्या तुम पछताते नहीं हो जी उनको मार कर। तो वो कहता है कि नहीं मैं बिल्कुल भी नहीं पछताता। फिर जिस पे सीरोजी कहती है कि तुम्हारी एक्ट मुझे काफ़ी कूल लगी, क्योंकि ना ही उसे कोई कुछ कहता था और ना ही टीचर्स भी उसे कुछ नहीं कहता था। लेकिन रियलिटी जिस पे वो हंसने लग जाता है तो फिर वो उसे कहती है कि रियलिटी तो ये है कि तुम एक्सपेल कर दिए गए हो, तो मैं तुम्हारी तरह और तुम्हारे बाप की तरह नहीं जी सकती। इससे पहले कि वो दोनों घर जाते तो सीरोजी उससे उसका फ़ोन नंबर पूछता है। तो वो सोहा ऑफ़र फिर जैसे उसको सोहा फिर उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेती है, उसको अपना फ़ोन नंबर देती है। तो सीरोजी उसके हाथों से उसका मोबाइल खींच लेता है और फिर वो कहता है ये है कि मैं तुम्हें नंबर सिर्फ इसीलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि हम दोस्त हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, और ना ही तुम मेरे लिए फ़ीलिंग्स रखना कभी भी। वो कहता है ऐसा क्यों है। कहती क्योंकि तुम जैसे ज़िद्दी लड़के बहुत ही मुश्किल वक्त देते हैं लड़कियों को। फिर सीरोजी उसे किसी तरह का भी प्रॉमिस नहीं कर सकता और वो कहते हैं हमें कभी भी नहीं पता होता कि दो लोगों के दरमियान कब क्या हो जाए। फिर सोहा उसके पीछे भागती है और अपना नंबर डिलीट करना चाहती है उसके फ़ोन से, लेकिन तब तक वो भाग रहा होता है और वो भागते भागते ये कहता है कि तुम बहुत अच्छी हो और तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। ये कहते हुए वो वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सीरोजी अपने डैड की मदद करता है नई रेस्टोरेंट को खोलने में, और वो ये नोटिस करता है कि उसके डैड बहुत बेइंतहा खुश होते हैं और उसके डैड उसको बताते हैं कि मेरा हमेशा से ही ख्वाब था कि मैं अपना एक रेस्टोरेंट खोलूं। और जैसे ही वो नई स्पेस को खोलते हैं, न्यू जगह को खोलते हैं, तो सीरोजी कहता है कि मुझे स्कूल से निकाल देना और मेरे डैड की रेजिग्नेशन जो है वो कोई भी बड़ी डील नहीं थी। हमारी लाइफ चलती रही और मैंने बहुत से नए इमोशंस को एक्सपीरियंस किया। उसके बाद दुकान को बंद करने के बाद सीरोजी अपने डैड को कॉल करता है तो उसके डैड कहते हैं, जो कि मोटरसाइकिल पर सवार होते हैं और वो ग्रोसरी ख़रीद कर आ रहे होते हैं। तो वो उससे वादा करते हैं कि मैं जल्द घर आऊँगा। और ये जैसे ही फ़ोन वो बंद करते हैं तो पीछे से उनको एक कार आके हिट करती है और उसके डैड नीचे गिर जाते हैं, खूनों खून होकर नीचे गिर जाते हैं। सीरोजी अपने डैड का इंतज़ार कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है और सीरोजी अपने डैड का इंतज़ार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि जितने अरसा हम जिंदा हैं तब तक कोई मसला नहीं होगा, जब तक हम जिंदा हैं तब। इतने में उसके डैड जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़ख्मी होते हैं, उनकी बॉडी वीक हो जाती है और वो उनकी आंखों से आंसू बहते हैं और वो गिर जाते हैं। और इस तरह से सीरोजी के डैड गुजर जाते हैं और वो अपने डैड के सोग में बैठा हुआ होता है। तो सुबह उसके लिए कुछ खाने के लिए लाती है तो सीरोजी उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता और बस वो अपने फ्लैशबैक्स में ही जा रहा होता है। और इतने में ही फिर पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वो उनको कहते हैं कि जिस ड्राइवर ने आपके डैड को मारा था वो ख़ुद को सुबह पेश करेगा। और वो उसने सारे पेपर वर्क भी तैयार कर लिए हैं और एग्रीमेंट्स भी तैयार कर लिए हैं, जिस पे सीरोजी को बहुत अफसोस होता है और वो कहता है कि मेरे वालिद की ज़िंदगी पैसों से ख़रीदी जा सकती है, और वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर सोहा पुलिस मैन को कहती है कि आप लोग, मैं माज़रत चाहती हूँ, आप लोग बाद में आ जाइएगा, अभी ये इनकी हालत ठीक नहीं है। जैसे ही सोहा सारे पेपर्स को पिक कर रही होती है तो वो फ़ोटोज़ देखती है जिसमें एक कार होती है और वो जिसकी लाइसेंस प्लेट 7777 होती है, जिससे वो पहचान लेती है कि ये तो जी हूँ की
कार है। और फिर वो उसको सीरोजी को बताती है कि ये जीव रूम की कार है। तो वो कहते हैं क्या तुम्हें यकीन है कि ये जीव रूम की कार थी? तो वो कहती है हाँ मुझे यकीन है। ये सुनते ही सीलोजी वहाँ से चला जाता है। सोहा उसको मनाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। फिर वो बारिश हो रही होती है और वो हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ पे वो देखता है कि जीवू बैठा हुआ होता है। तो सीरोजी फिर जीवू को बहुत मारता और पीटता है। वो उससे काफ़ी माफ़ी मांग रहा होता है लेकिन वो कहता है कि नहीं नहीं, तुमने मेरे बाप का एक्सीडेंट किया है तो तुम्हें माफ़ी भी उन्हीं से जाकर मांगनी होगी। वो उससे काफ़ी माफ़ी मांगता है लेकिन जीवू उसकी बात नहीं सुन। सीलोजी अपने बिल्कुल भी हवासों में नहीं होता और वो अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पा रहा होता और उसको वो बहुत पीटता है और उसको अंदाज़ा नहीं होता और वो इतना बड़ा पत्थर उठा के उसको मारने ही वाला होता है। और आज की एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। Thank you for watching our video. If you do like our videos, so kindly subscribe to our channel for our further videos.